हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 7 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। महिलाएं, जाति एवं सुधार। आज हम लोग चैप्टर 7 के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आज हम लोग बच्चों को देखते हैं, वे कैसे रहते हैं हमें पता है, लेकिन सवाल ये आता है कि आज से 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते होंगे, बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी। Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. आजकल मिडिल क्लास फैमिली की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं पढ़ने। उनमें से बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं, यानी को एड एजुकेशन सिस्टम है। आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। ऑन ग्रोइंग अप, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो वे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाती हैं हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद लड़कियां जॉब भी करती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। They have to be adults before they are legally married, and according to law, they can marry anyone they like from any caste and community, and widows can remarry too. लीगली शादी करने के लिए लड़के लड़कियों दोनों को ही एडल्ट होना जरूरी है। कानून के हिसाब से लड़कियां किसी भी कास्ट में, किसी भी कम्युनिटी में शादी कर सकती हैं। विडोज भी दोबारा शादी कर सकती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहां तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। ऑल वुमेन लाइक ऑल मेन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। सभी महिलाएं पुरुषों जैसे इलेक्शन में वोट कर सकती हैं, खुद चुनाव लड़ भी सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। Of course, these rights are not actually enjoyed by all. कंस्टिट्यूशन में ये सारे अधिकार सभी महिलाओं को दिए गए हैं, बट इन रियलिटी हम पाते हैं कि इन अधिकारों का उपभोग सभी महिलाएं नहीं कर पाती। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, एंड इन मेनी फैमिलीज women कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स। गरीब लोगों को
या तो शिक्षा के अवसर बहुत कम मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं हैं। और बहुत सारे परिवारों में महिलाएं किससे शादी करेंगी वो भी नहीं चुन पाती। उनके लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन भी उनके परिवार द्वारा लिया जाता है। महिलाओं का कोई रोल नहीं रहता इसमें। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 years ago, things were very different. 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। हमने देखा कि महिलाओं को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं और हमने ये भी देखा कि इन रियलिटी चीजें कितनी अलग हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज से 200 साल पहले क्या होता था। 200 साल पहले चीजें बहुत अलग थी। मोस्ट चिल्ड्रन वेयर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। बहुत सारे बच्चों की कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकते थे और एक से ज्यादा वाइफ रख सकते थे। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. देश के कुछ भागों में विडोज से ये उम्मीद रखी जाती थी कि वे अपने पति के चिता में ही खुद को जिंदा जला लें। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. जो महिलाएं इस तरीके से मरती थीं, चाहे वे स्वयं अपनी इच्छा से खुद को जला लें या फिर परिवार वाले या समाज जबरदस्ती महिला को जला दे, उन्हें सती कहा जाता था। सती का मतलब होता है सदाचारी महिला, यानी वर्चुअस वुमेन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सती प्रथा कितनी ज्यादा बार्बरिक थी। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वेयर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। उस समय महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं थे और जो थे वे बहुत लिमिटेड थे। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। Besides, most women had virtually no access to education. 200 साल पहले महिलाओं के पास एजुकेशन पाने का, यानी पढ़ने लिखने का कोई रास्ता नहीं था। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. देश के बहुत सारे भागों में लोग मानते थे कि अगर किसी महिला ने पढ़ाई कर ली तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी। देखिए, ये सब सच तो था नहीं। ऐसी बातें इसलिए बोली जाती थी ताकि महिलाएं खुद डर के पढ़ाई न करें, क्योंकि अगर वे पढ़ लिख लेती तो अपने अधिकारों की बात करती, महिलाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसका विरोध करती। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वेयर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। समाज में डिफरेंसेस सिर्फ पुरुष और महिलाओं में ही नहीं थे। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। In most regions, people were divided along lines of caste. बहुत सारे क्षेत्रों में
कास्ट के बेसिस पे भी डिवीजन था, यानी लोग बटे हुए थे। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास considered themselves as upper castes. Others, such as traders and moneylenders, often referred to as Vaishyas, were placed after them. Then came peasants and artisans, such as weavers and potters, referred to as Shudras. ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को अपर कास्ट यानी ऊंची जाति का मानते थे। जो व्यापारी थे, मनी लेंडर्स थे, जिन्हें वैश्य कहा जाता था, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद आते थे। फिर इनके बाद किसान, कारीगर जैसे बुनकर, कुम्हार को शूद्र कहा जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper castes considered polluting. That is, it could lead to the loss of caste status. शूद्र के भी नीचे जो लोग आते थे, जो जातियां आती थी, वे गांव और शहरों की साफ सफाई करते थे। अपर कास्ट वाले जिन कामों को दूषित कार्य मानते थे, मतलब जो काम करने से अपर कास्ट वालों की जाति भ्रष्ट हो जाती, उन कामों को इन लोगों से करवाया जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव और शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। The upper castes also treated many of these groups at the bottom as untouchable. अपर कास्ट के लोग इन लोगों को अछूत यानी अनटचेबल्स मानते थे। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। They were not allowed to enter temples, draw water from the wells used by the upper castes, or bathe in ponds where upper castes bathed. ये लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जो कुएं अपर कास्ट यूज करते थे, उन कुओं से ये लोग पानी भी नहीं पी सकते थे। जिन तालाबों में ऊंची जाति के लोग नहाते थे, वहां पे इन लोगों को यानी अनटचेबल्स को नहाने की छूट नहीं होती थी। इवन इन लोगों को गांव के भी बाहर रहना पड़ता था। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। दे वेयर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। अपर कास्ट के लोग इन लोगों को इंफीरियर यानी निम्न दर्जे का मनुष्य मानते थे। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। ओवर द 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. 19th और 20th सेंचुरी में धीरे धीरे ऐसे ख्यालातों में, नजरियों में परिवर्तन आने लगे थे। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। हमारा पहला टॉपिक है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। फ्रॉम द अर्ली 19th century, we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. अर्ली 19th century से ही इन सोशल कस्टम्स यानी रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं पे डिबेट्स होने लगे थे
डिस्कशंस होने लगे थे। देखिए, अब हम रिफॉर्म्स के बारे में और रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन दकियानुसी रीति रिवाजों में परिवर्तन लाने की, जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिशें की गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। One important reason for this was the development of new forms of communication. इन डिबेट्स और डिस्कशंस के पीछे का रीजन ये था कि न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के नए माध्यम सामने आ रहे थे। लोग भी एजुकेटेड हो रहे थे, तो इन नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस ने इन लोगों यानी रिफॉर्मर्स के विचारों को जनता के सामने रखा। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्फलेट्स वेयर प्रिंटेड। पहली बार किताबें छप रही थी, अखबार छप रहे थे, मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स छप रहे थे। इन्हीं में रिफॉर्मर्स के नए नए विचार छप रहे थे और लोग उन विचारों को पढ़ पा रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7. ये नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस पहली बात तो सस्ते थे और दूसरा इनका रीच बहुत ज्यादा था, यानी इनकी पहुंच बहुत लोगों तक थी, तो विचारों का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सका। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their ideas in their own languages. आम लोग भी इनको खरीद पाते थे और पढ़ पाते थे। बहुत से लोग अपने विचारों को स्थानीय भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते थे। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। All kinds of issues, social, political, economic and religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities. इन नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स एक्सेट्रा में देश विदेश की खबरें छप रही थी। रिफॉर्मर्स अपने विचार लिख रहे थे, तो आम लोगों तक ये खबरें, ये विचार पहुंच रहे थे, तो उनको भी नॉलेज मिल रहा था। आसपास के चीजों के बारे में पता चल रहा था। वे हर तरह के इश्यूज से अवेयर हो रहे थे। उनका सोशल अवेयरनेस बढ़ रहा था, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रहा था, इकोनॉमिक अवेयरनेस बढ़ रहा था और रिलीजियस अवेयरनेस भी बढ़ रहा था। जब लोग इन चीजों के बारे में अवेयर हो रहे थे, उनको नई नई चीजें पता चल रही थी, तो वे आपस में डिबेट्स कर पाते थे, डिस्कशंस कर पाते थे। इन नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस की पहुंच महिलाओं तक भी हो रही थी, तो उनकी भी अवेयरनेस बढ़ रही थी और वे भी डिबेट्स और डिस्कशंस कर पाते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस लोगों तक पहुंच सकते थे और फिर इन आंदोलनों का हिस्सा बन सकते थे, जिन आंदोलनों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, दकियानुसी ख्यालातों को खत्म करने का प्रयास किया गया। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी
और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस ज्यादातर इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्मर ग्रुप्स यानी भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन द्वारा इनिशिएट किया जाता था। वे ही पहल करते थे समाज के किसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय। ऐसे ही एक सुधारक थे राजा राम मोहन रॉय जी। राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के एक सुधारक थे। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj in Calcutta. राजा राम मोहन रॉय जी ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जिसे ब्रह्मो समाज के नाम से भी जाना गया। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. राम मोहन रॉय जी जैसे लोगों को रिफॉर्मर्स यानी सुधारक इसलिए कहते थे क्योंकि वे मानते थे कि सोसाइटी में परिवर्तन की जरूरत है, कुरीतियों को, अनजस्ट प्रैक्टिसेस को खत्म करने की जरूरत है। राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. सुधारकों का मानना था कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो आम जनता को मनाना पड़ेगा, उन्हें तैयार करना पड़ेगा कि वे दकियानुसी ख्यालात छोड़ दें, पुराने तौर तरीके छोड़ दें और जीवन का नया ढंग अपनाएं। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राम मोहन रॉय was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. राम मोहन रॉय जी वेस्टर्न एजुकेशन के ज्ञान को लोगों के बीच फैलाना चाहते थे और महिलाओं के फ्रीडम और इक्वलिटी यानी स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. उन्होंने लिखा कि कैसे महिलाओं को जबरन घरेलू काम करने पड़ते थे, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, उनकी दुनिया बस घर और रसोई घर तक सीमित था, महिलाओं को पढ़ने लिखने की भी आजादी नहीं थी। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राम मोहन रॉय was particularly moved by the problems widows faced in their lives.
विडोज को अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उससे राम मोहन रॉय जी बहुत दुखी थे। राम मोहन रॉय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। He began a campaign against the practice of सती। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन रॉय was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages। राम मोहन रॉय जी को संस्कृत, पर्शियन, दूसरी अन्य भारतीय भाषाएं और यूरोपियन भाषाएं आती थी। वे बहुत अच्छे लिंग्विस्ट यानी भाषाविद थे। राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient texts। राम मोहन रॉय जी अपने राइटिंग्स के द्वारा लोगों को अवगत कराने की कोशिश करते थे कि किसी भी एंशियंट टेक्स्ट यानी प्राचीन ग्रंथों में सती प्रथा की अनुमति नहीं दी गई है। एक जिंदा महिला को सिर्फ इसलिए जला देना कि उसका पति मर गया है, गलत है। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। By the early 19th century, as you have read in chapter 6, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs। हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि अर्ली 19th सेंचुरी से ब्रिटिशर्स इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस की आलोचना कर रहे थे। देखिए, ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को, कस्टम्स को सुपीरियर बताना चाह रहे थे। बट सच तो ये है कि हमारे कुछ रीति रिवाज बहुत गलत थे और उनको खत्म करने की जरूरत थी। दकियानुसी ख्यालातों को लोगों के दिमाग से निकालने की जरूरत थी। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। दे वेयर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन, हु वॉज रेप्यूटेड टू बी अ लर्नेड मैन। राम मोहन रॉय जी एक लर्नेड मैन थे, उनकी काफी प्रतिष्ठा थी, तो अंग्रेजों ने भी उनकी बातें सुनी सती प्रथा के खिलाफ। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। इन 1829 सती वॉज बैंड। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द स्ट्रैटेजी adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well। राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा को बैन करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वो बाद के रिफॉर्मर्स ने भी अपनाई। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred texts that supported their point of view। जब रिफॉर्मर्स किसी भी ऐसे प्रथा को चुनौती देते थे जो समाज के लिए गलत होती थी, किसी को नुकसान पहुंचा रही होती थी, तो वे प्राचीन ग्रंथों में उस प्रथा के खिलाफ कोई श्लोक या वाक्य ढूंढने की कोशिश करते थे ताकि वे अपनी सोच को जस्टिफाई करा पाए। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो अक्सर
प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। Then they suggested that the practice, as it existed at present, was against early tradition. जब उन्हें वो श्लोक या वाक्य मिल जाता प्राचीन ग्रंथों से, फिर वे लोगों को बताते थे कि ये प्रथा गलत है, क्योंकि हमारे अर्ली ट्रेडिशंस में यानी प्रारंभिक परंपरा में भी ऐसा नहीं होता था। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, used the ancient texts to suggest that widows could remarry. ऐसे ही एक रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेके ये बताने की कोशिश की थी कि विधवा महिलाएं फिर से शादी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. उनके इस सुझाव को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मान लिया और 1856 में एक कानून पारित किया गया जिसमें बोला गया कि विधवा महिलाएं फिर से शादी कर सकती हैं। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1856 में विडो रिमैरेज का लॉ पास हुआ था। Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted him. जो लोग विडो रीमैरिज एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन्होंने विद्यासागर जी का भी विरोध किया, यहां तक कि उनको सोशली बॉयकॉट भी कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहां तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में विडो रीमैरिज के फेवर में जो आंदोलन चल रहा था, वो देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचा और वहां फैल गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरसलिंगम पंतुलु formed an association for widow remarriage. मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में एक रिफॉर्मर सामने आए। उनका नाम था वीरसलिंगम पंतुलु जी और उन्होंने विडो रीमैरिज के समर्थन में एक एसोसिएशन की स्थापना की। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे नाम पूछा जा सकता है। अराउंड द सेम टाइम, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी यंग इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स उभरकर सामने आए, जिन्होंने विधवा विवाह को सपोर्ट किया और इसके प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। इन द नॉर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती, who founded the Reform Association called आर्य समाज, also supported widow remarriage. नॉर्थ में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती जी ने भी विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी
विधवा विवाह का समर्थन किया। Yet, the number of widows who actually remarried remained low. इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। देखिए, सुधारकों की संख्या कम थी और रूढ़िवादी विचार रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, जो विधवा विवाह को अपोज कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। इस वजह से विवाह करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या भी कम थी। Those who married were not easily accepted in society, and conservative groups continued to oppose the new law. जिन विधवा महिलाओं ने शादी की, समाज उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कंजर्वेटिव ग्रुप्स इस नए कानून को मानने से ही इनकार कर देते थे। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज in 1875, an organization that attempted to reform Hinduism. दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया था। जो रूढ़िवादी ख्यालात थे, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया था। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन। बहुत सारे रिफॉर्मर्स को लगता था कि अगर महिलाओं की दशा सुधारनी है तो लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा और लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, तो वे अपने हक के लिए खड़ी हो पाएंगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। विद्यासागर इन कैलकाटा and many other reformers in Bombay set up schools for girls. कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने और बॉम्बे के रिफॉर्मर्स ने लड़कियों के लिए स्कूल्स बनवाए। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। When the first schools were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. जब मिड 19th सेंचुरी में पहला स्कूल खुला तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। सोसाइटी के जो कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग थे, वे डरने लगे। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. उनको डर इस बात का था कि इन स्कूल्स के वजह से लड़कियां बाहर पढ़ने जाएंगी तो घर के कामकाज कौन करेगा। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। मोरओवर, girls had to travel through public places in order to reach school. लोगों को इस बात का भी डर था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से होके स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। Many people felt that this would have a corrupting influence on them. बहुत सारे दकियानुसी ख्यालात वाले लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। They felt that girls should stay away from public spaces. रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों का मानना था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से दूर
रहना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. 19th सेंचुरी में जब लड़कियों को स्कूल भेजने से लोग डर रहे थे, उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाया था और शिक्षित बनाया था। ऐसे पिता थे जो अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए इनकरेज करते थे और ऐसे हस्बैंड्स भी थे जो अपने वाइफ को पढ़ाते थे, लेकिन ये भी घर में ही उनकी देखरेख में होता था। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, बहुत सारी महिलाओं ने खुद ही पढ़ना लिखना सीखा था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। डू यू रिमेंबर वॉट यू रीड अबाउट राजसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। हमने पढ़ा था कि कैसे ऐसी बातें फैलाई गई थी कि अगर कोई महिला पढ़ती लिखती है तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। फिर भी राजसुंदरी देवी जी ने छुप छुप के पढ़ाई की और खुद को शिक्षित बनाया। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। इन द लैटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में पंजाब में आर्य समाज द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल्स की स्थापना की गई थी। ज्योतिराव फुले जी द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले गए थे। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। नॉर्थ इंडिया के कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाओं ने अरेबिक में कुरान शरीफ पढ़ना सीखा। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। दे वेयर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। इन महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनके घर पे ही फीमेल टीचर्स आती थी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. मुमताज अली जी जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ा और उनको री इंटरप्रेट करके बोला कि कुरान शरीफ में महिलाओं की शिक्षा की बात की गई है, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगैन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में पहला उर्दू नॉवेल लिखा गया। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. इन नॉवेल्स में महिलाओं को धर्म के बारे में पढ़ने के लिए इनकरेज किया जाता था। डोमेस्टिक मैनेजमेंट यानी
घरेलू साथ संभाल के बारे में भी बताया जाता था। मतलब हिंदू सोसाइटी के साथ साथ मुस्लिम सोसाइटीज में भी रिफॉर्मर्स सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साथ संभाल के बारे में पढ़ें। देखिए इस इमेज में हिंदू महिला विद्यालय के छात्राओं को स्टूडेंट्स को दिखाया गया है। ये 1875 की पिक्चर है। When girls' school were first set up in the 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for boys. जब 19th सेंचुरी में गर्ल्स स्कूल खोले गए तब ऐसा माना जाता था कि गर्ल्स स्कूल का करिकुलम यानी सिलेबस कम सख्त होगा लड़कों के स्कूल की तुलना में। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। दी हिंदू महिला विद्यालय was one of the first institutions to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. हिंदू महिला विद्यालय एक ऐसा स्कूल था जहां पे लड़कियों और लड़कों के सिलेबस को सेम रखा गया ताकि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से पीछे ना रहे और वे दोनों सेम चीजें सीखें। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। देखिए इस इमेज में हुक स्विंगिंग फेस्टिवल कुंडों पर झूलने का त्यौहार दिखाया गया है। इसे चरक पूजा के नाम से भी लोग जानते हैं। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अंडरवेंट अ पिकुलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। इस फेस्टिवल में जो डिवोटीज होते थे यानी भक्त होते थे वे रिचुअल वर्शिप के द्वारा कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। विद हुक्स पियर्स्ड थ्रू देयर स्किन दे स्वंग देमसेल्व्स ऑन ए व्हील। हुक को स्किन में घुसा के वे एक व्हील पे लटक जाते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। इन द अर्ली 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the rituals that came under attack. जब अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोपियन ऑफिशियल्स इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे तो इस त्योहार की भी आलोचना की गई थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 7 का पार्ट 1 समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। चैप्टर 7 के पार्ट 2 के बाद हम लोग चैप्टर 7 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे और फिर इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 7 समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।